देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर आप जानते हैं। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम संसद सत्र जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है। 9 फरवरी तक ये सत्र चलेगा और आज इस सत्र की शुरुआत हर बार की तरह जैसे साल के शुरुआती सत्र में होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सरकार को लेकर पूरा खाका जो है वो देश के सामने रख दिया और एक तरीके से तुलनात्मक अंदाज में रखा है पिछले 10 साल मोदी सरकार और उससे पिछले 10 साल जो यूपीए की सरकार थी उससे तुलना करते हुए कई आंकड़े जो राष्ट्रपति की तरफ से अभिभाषण के दौरान देश के सामने रखे गए, जिसके जरिए उन्होंने मोदी सरकार के इन 2 कार्यकाल की उपलब्धियां देश को बताई हैं। आइए सुनाते हैं जरा। कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जो वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। तो अगर एक तरीके से आप इसको इंटरप्रेट करें तो वो हिंदुत्व भी, वो राष्ट्रवाद भी और वो लाभार्थी भी जिस पथ पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति की तरफ से अपने अभिभाषण में किया गया और इसी को आधार बनाकर 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने का संकल्प जो सरकार ने लिया है उसे सिद्ध सरकार करने जा रही है। यह आश्वासन देश को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में दिया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार के 10 साल का लेखा जोखा देश के सामने रख दिया। विकसित भारत की रोड मैप को लेकर भी सरकार का नजरिया देश के सामने रखा। यह भी कहा कि देश को गरीबी से उबारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के तहत 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम इस सरकार ने किया है। ये सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सुनिए। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। और आज संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन परिसर पहुंचे तो हर बार की तरह इस सत्र की शुरुआत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट लाने की बात कहकर एक बार फिर मोदी सरकार की जीत की हुंकार भर दी। जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक
बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी सरकार की पूरी है। जीत को लेकर हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भर दिए। और ऐसे में अब जरा सवाल आपके सामने ले आते हैं जिस पर अब हम चर्चा करेंगे। और ये सवाल जो है वो बजट सत्र जिसकी शुरुआत हुई है और कल अंतरिम बजट आना है, ऐसे में आखिरी बजट भी तैयार, चुनावी तोहफों की क्या होगी बौछार, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जल्दी से एक एक रिएक्शन पहले मेहमानों से लेते हैं। जैसे सर आपके पास आ रही हूँ, आपसे शुरुआत करती हूँ। ये जो अभिभाषण, राष्ट्रपति का ये अभिभाषण, इसी से 24 चुनाव का नैरेटिव और टोन अपसेट होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट कार्ड है, एक कहना चाहिए कि ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड है। अक्सर होता है कि चुनावों से पहले विपक्षी पार्टियां और जो विपक्षी दल हैं, नेता हैं, वो बार बार सरकार से कामकाज की मांग करते हैं कि बताइए आपके सरकार ने क्या कामकाज किया। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना बिना विपक्ष के मांगे भी अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया। और वो भी रिपोर्ट कार्ड पिछले 1 साल का नहीं है राष्ट्रपति अभिभाषण में, ये पिछले 10 साल का है। मतलब 2 लोकसभाओं में जो मोदी सरकार ने 10 साल में काम किया है वो बताया कि किस तरह से हुआ। जैसे आपने जिक्र किया कि 10 साल का ही नहीं किया, उन्होंने कंपैरेटिव 10 साल का किया कि पिछले 10 साल जो यूपीए सरकार के रहे, मनमोहन सिंह सरकार, उसमें कितना काम हुआ हिंदुस्तान में, और अगले 10 साल में जो मोदी सरकार रही उसमें क्या काम हुआ। और उससे ये जताने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने की है, एमएसएमई की बात की है, मुद्रा योजना की बात की है, तमाम तरीके की योजनाओं पर चर्चा की है। और उससे उनको लगता है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल में उसमें उनको मदद करेगा जिताने में। हालांकि प्रधानमंत्री जी जो हैं, इस बजट से एक लाइन में कह रहा हूँ कि पिछले 1 साल में अक्सर ऐसा नहीं होता जो प्रधानमंत्री जी ने किया कि वो हर राज्य में जाकर भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से तोहफे बांटते रहे हैं, अनाउंस करते रहे हैं योजनाओं का। तो वो बजट से भी अलग है, तो उसको आप सरप्लस मानिए। तो प्रदीप सर, आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति का ये अभिभाषण, आप इसे किस रूप में रीड कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, वो कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिखता है, उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सड़क बनवाई है। सड़क बनी है तो दिख रही है, रेलवे स्टेशन बना है तो दिख रहा है। तो डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जिसके बारे में उस सरकार जब बोलती है तो लोगों को तुरंत विश्वास हो जाता है। तो एक भरोसे की बात होती है, नेता पर अगर भरोसा है। उसका एक उदाहरण दे, देश में पहला घोटाला हुआ जीप घोटाला, उसकी जांच के लिए कमेटी बैठी, कमेटी की रिपोर्ट आई। गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्री थे देश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसने माना कि गड़बड़ हुई है और आगे जांच कराने के लिए कहा है, लेकिन हमने कमेटी की रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी है और कोई जांच नहीं कराएंगे। और आखिरी बात उन्होंने बोली कि अगर विपक्ष चाहे तो इसे चुनाव का मुद्दा बना ले। 57 का चुनाव होने वाला था, ये 56 के नवंबर दिसंबर की बात है। तो उनकी पार्टी के लोगों ने पूछा कि आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? उनका तुम लोग समझते नहीं हो, ये इस देश के लोग उसी बात को मानते हैं जो नेहरू बोलते हैं। बाकी कौन क्या बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो नेहरू बोलेंगे उसको लोग मानेंगे। तो ये होता है, ये किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेसी में जो टॉप लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। और आज वो विश्वसनीयता जो विश्वसनीयता वो अगर वो 90% को 100% बताएंगे तो भी लोग मानने को तैयार हो जाएंगे। और फिर फिजिकल जो लोगों की जिंदगी में जो मुफ्त राशन की बात हो या उज्ज्वला योजना की बात हो, नल से जल की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, ये सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है। ये सब सरकार ने किया है। तो जब सरकार ने किया, मान लीजिए 100 लोगों को ज़रूरत थी, सरकार ने 25 लोगों के लिए किया, तो 75 को भरोसा होता है कि हमारा भी नंबर आएगा। ये विश्वास जो है वो सरकार को आगे समर्थन देने में या उसका साथ लोग जो देते हैं,
चुनाव के समय, उसमें मददगार होता है। और उसमें जब ये एक नया शुरू किया है उन्होंने, ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी जी। तो वो ये फ्रेज जो है, हालांकि कांग्रेस का फ्रेज था, कर्नाटक में कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन वो फ्रेज लोगों के जो की जबान पर चढ़ गया है कि मोदी की गारंटी है तो होगा। ये अगर आपको याद हो तो 2014 के चुनाव के बाद राज्य के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी ये कहा नहीं गया था, ये टर्म नहीं यूज हुई थी, लेकिन लोगों को भरोसा था कि राज्य में भी बीजेपी को जिताएंगे, मोदी दिल्ली में है देख लेंगे। सही। लेकिन उसके बाद देखा कि ऐसा हो नहीं रहा जी। तो राज्य के लिए अलग तरह से मतदान होने लगा, केंद्र के लिए अलग तरह से। तो लोग परखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, उसको जांचते हैं, परखते हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज जो देखते हैं वो नियत देखते हैं। सही। कि आपने कितना किया ये जरूरी नहीं है, आपकी करने की नियत कैसी है ये देखते हैं लोग। बिल्कुल। और ऐसे में ये चुनावी साल और राष्ट्रपति का ये अभिभाषण, और उन्होंने न सिर्फ 10 साल में सरकार की जो उपलब्धियां रही उनका लेखा जोखा रखा सामने, बल्कि साफ तौर पर ये आंकड़े भी बयां किए कि किस तरीके से इन योजनाओं के जरिए जो सरकार की तरफ से लाई गई हैं, जो आम नागरिक है उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, इसके भी आंकड़े उनकी तरफ से रखे गए अपने इस अभिभाषण में। झारखंड का रुख करना पड़ेगा हमें, क्योंकि झारखंड में इस वक्त हलचल तेज हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज दोपहर 1 बजे से ईडी को पूछताछ करनी है। हेमंत सोरेन से पूछताछ उनके रांची वाले सीएम आवास में ही होगी। सीएम दफ्तर की ओर से ईडी को भेजे मेल में हेमंत सोरेन के मौजूद रहने की पहले से जानकारी दे दी गई थी। तो 1:15 बजे का समय है, 1 बजे से पूछताछ होनी है। ईडी के रांची ब्रांच के जो अधिकारी हैं हेमंत सोरेन से वही पूछताछ करेंगे। इससे पहले 22 जनवरी को भी रांची में ही हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी। ये मामला जो है वो जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। इसी केस में एक बार फिर आज हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ जो है वो सीएम आवास पर ही होनी है, लिहाजा वहां सिक्योरिटी के बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। रांची से आपको दिखाते हैं हमसे सहयोगी दीपक रावत की रिपोर्ट। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी पूछताछ करेगी। ये पूछताछ हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर होगी। दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया है जब ईडी के अधिकारी यहां उनके सरकारी आवास पर पहुंचेंगे। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, ये हेमंत सोरेन का सरकारी आवास झारखंड के मुख्यमंत्री का, और यहां पर आप देखें तो गेट के बाहर की हलचल, तमाम सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। झारखंड पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, उनको तैनात किया गया है। और इस तैनाती के पीछे की वजह ये कि जिस तरीके के इनपुट्स मिले हैं कि जिस दौरान ईडी के अधिकारी यहाँ पर आएंगे उस दौरान जेएमएम और कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर पहुँच सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए रांची में कई जगहों पर जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर धारा 144 भी लगा दी गई है। इस इलाके की बात करें जहाँ पर ये सीएम आवास है, इस इलाके में भी धारा 144 है। जो राज्यपाल का निवास है वहाँ पर भी धारा 144 लगा दी गई है। तो इन तमाम अहम जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। इस तरीके से तमाम बैरिकेड कर दिए गए हैं ताकि लोगों को नियंत्रण में रखा जा सके। तो 1 बजे पूछताछ होनी है और उससे पहले की तैयारी आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी जो है वो की गई है। वाटर कैनन की गाड़ी भी आपको नजर आएगी। इस तरीके से अगर हंगामा बढ़ता है, विरोध बढ़ता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसकी तैयारी भी यहाँ पर की गई है। तो आज दोपहर 1 बजे ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे। इससे पहले भी 20 तारीख को भी जब पूछताछ हुई थी तो कुछ इसी तरीके से हुई थी। ईडी के अधिकारी सरकारी आवास पर हेमंत सोरेन के पहुँचे थे, 7-8 घंटे पूछताछ हुई और चले गए। ऐसे में आज जैसा कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब 1 बजे शुरू होगी तो ये भी काफ़ी लंबी पूछताछ हो सकती है। गिरफ्तारी का डर लगातार सता रहा है जेएमएम और कांग्रेस को भी, तो उस तरीके से रणनीति तय की गई है। लेकिन फिलहाल इंतजार है ईडी के अधिकारी जब यहाँ पर पहुँचेंगे उस दौरान यहाँ पर किस तरीके का माहौल होता है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, रांची। और इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रांची में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी है उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि जो संवेदनशील इलाके हैं जिसमें सीएम आवास है, राजभवन है, उन तमाम इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। ईडी दफ्तर के जो बाहर का इलाका है वहां पर भी धारा 144 लागू है। लेकिन शहर में अन्य स्थानों पर जेएमएम कार्यकर्ता इस तरीके से सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर जेएमएम की ही सांसद है महुआ मांझी, वो पहुंची। महुआ मांझी ने कहा मुख्यमंत्री का मनोबल बढ़ाने के लिए वो मुलाकात करने आई हैं। बैठक नहीं है लेकिन चूंकि आज ईडी को टाइम दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम लोग यहीं
पार्टी के पदाधिकारीगण, सांसद, विधायकगण सब लोग एक जगह बैठेंगे आपस में, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मनोबल हमेशा ऊंचा ही रहे, हमेशा की तरह। जिस विषय पे उन्हें समन किया गया था उस पर उन्होंने तमाम बातें रख दी हैं। कानूनी रूप से सब कुछ सही है, लेकिन चूंकि पूरे देश में भाजपा जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर कर रही है, कई सरकारों को गिराने की कोशिश की है, और झारखंड में भी कई बार ऐसा प्रयास हो चुका है, इसलिए हर तरह की परिस्थिति से पार्टी तैयार है। समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी चूंकि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बने रहेंगे, इसलिए अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता। जब जैसी परिस्थिति आएगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। जेएमएम की सांसद महबूबा माझी को आप सुन रहे थे, जो केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रही, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही थी। मैं सीधे अब आपको लेकर चलती हूँ रांची। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ईडी की टीम यहां पर पहुंचेगी? जी रोमाना, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये सीएम आवास है और यहाँ से जो ईडी का दफ्तर है उसकी दूरी मुश्किल से 10 से 15 मिनट की है। और अब जिस तरीके से समय हो चुका है तो अब कभी भी किसी भी वक्त जो है ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि जो सीएम आवास का गेट है, जिस गेट से अंदर ईडी के अधिकारी दाखिल होंगे, उसके बाहर आप देखिए तो तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। सुबह से ही ये तैनाती बढ़ा दी गई थी। आप जहाँ तक भी नज़र दौड़ाएं वहाँ तक आपको सिर्फ सुरक्षाकर्मी तैनात नजर आएंगे। धारा 144 पूरे इलाके में है। आप थोड़ा आगे चले जाएंगे राजनिवास की तरफ, वहाँ पर भी धारा 144 लगा दी गई है। और यही वजह है कि जो मोरहाबादी मैदान है वहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को रोका गया है, उससे आगे आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि धारा 144 का जिस तरीके से जिक्र किया गया था और कहा गया था कि अगर कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर हंगामा करने पहुँचता है तो उसे तुरंत डिटेन किया जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी सुरक्षा यहाँ पर कर दी गई है।